नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी हुनर पर बात करेंगे, खासकर एलआईसी एजेंट्स के लिए। फोन पर अपॉइंटमेंट कैसे सफलतापूर्वक तय करें। ये वो कला है जो मतलब बिजनेस बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप ऐसे ही जानकारी भरे और ज्ञानवर्धक विषयों पर और भी चर्चाएं सुनना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। आप सबका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि एजेंट्स के पास लीड्स तो होती हैं, लेकिन फोन पर बात करके मीटिंग फिक्स करने में वो चूक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्या कमी रह जाती है? ये बहुत आम समस्या है, सही कहा आपने। और इसका जवाब सिर्फ लीड्स की क्वालिटी में नहीं है, बल्कि कॉल करने के तरीके में छिपा है। ज्यादातर एजेंट्स इसलिए सफल नहीं होते कि उनके पास मौके नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो फोन पर बातचीत की जो कला है ना, उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। सही तैयारी और सही तकनीक, बस यही सफलता की कुंजी है। तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? मतलब जाहिर है पहला कदम तो तैयारी ही होगा। बिल्कुल। बिना तैयारी के कॉल करना तो वो हो गया जैसे बिना पढ़े इम्तिहान देने चले गए। हाँ, बिल्कुल। तो क्या क्या तैयारी करनी चाहिए कॉल से पहले? देखिए, तैयारी सबसे अहम है। कुछ बुनियादी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे जिस क्लाइंट को कॉल कर रहे हैं उनका नाम सही से पता हो। अगर मौजूदा क्लाइंट है तो उनकी पिछली पॉलिसी की जानकारी हो। थोड़ा उनके बैकग्राउंड के बारे में पता हो तो और भी अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, हर कॉल का एक स्पष्ट मकसद, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब कि आप क्यों कॉल कर रहे हैं? क्या आप कोई नया प्लान बताना चाहते हैं, या पॉलिसी रिव्यू करनी है, या फिर बच्चों की शिक्षा या रिटायरमेंट जैसे किसी खास जरूरत पर बात करनी है? ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, और ये जो कहते हैं कि माइंडसेट का भी कोई रोल है इसमें? अरे बहुत बड़ा रोल है। एक पॉजिटिव माइंडसेट यानी सकारात्मक सोच के साथ कॉल करना, ये बेहद जरूरी है। कहते हैं ना, मुस्कुराते हुए बात करने से आवाज में एक खास तरह का आत्मविश्वास झलकता है, और वो फोन के दूसरी तरफ वाला इंसान महसूस कर सकता है। हाँ, ये तो है। एक अच्छी तैयारी और पॉजिटिव सोच, इसके साथ की गई कॉल हमेशा ज्यादा भरोसेमंद लगती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, तैयारी के बाद आता है कॉल का शुरुआती हिस्सा, अभिवादन या ग्रीटिंग। कहते हैं पहले कुछ सेकंड्स ही तय कर देते हैं कि बात आगे बढ़ेगी या फोन कट जाएगा। बिल्कुल। तो कैसे ग्रीट करें कि सामने वाला फोन ना काट दे और बात सुनने में दिलचस्पी ले? वो रोबोट की तरह रटी रटाई लाइनें तो काम नहीं करती होंगी। बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल नहीं। शुरुआत एकदम नेचुरल और गर्मजोशी भरी होनी चाहिए। वो मशीनी या बहुत ज्यादा सेल्स वाली भाषा से बचना है। कोशिश करें कि आवाज दोस्ताना लगे। और हाँ, नाम लेके बात करना बहुत असरदार होता है। अच्छा। हाँ, जैसे गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, मैं एलआईसी से आलोक गुप्ता बात कर रहा हूँ, आप कैसे हैं? इसके बाद आप कॉल का कारण बता सकते हैं, जैसे मैं आपकी पिछली पॉलिसी देख रहा था और सोचा कि आपसे एक जरूरी बात शेयर करूं जो आपके परिवार के लिए फायदेमंद हो सकती है। ये थोड़ा पर्सनल लगता है, दबाव डालने वाला नहीं है ना? हाँ, मतलब शुरुआत पर्सनल और केयरिंग लगे, ना कि सिर्फ एक स्क्रिप्टेड लाइन। एग्जैक्टली। जब आप सामने वाले का नाम लेकर और शायद उनकी किसी पिछली बातचीत का जिक्र करके बात शुरू करते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप सिर्फ एक रूटीन कॉल नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप वाकई उनकी परवाह करते हैं। इससे एक कनेक्शन बनता है शुरू में ही। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। कई लोग सोचते हैं कि फोन कॉल का मकसद है पॉलिसी बेचना। क्या ये सही है, या फोन कॉल का लक्ष्य कुछ और होना चाहिए? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी। फोन कॉल का असली लक्ष्य पॉलिसी बेचना नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली लक्ष्य है क्लाइंट के मन में आपसे मिलने के लिए उत्सुकता, मतलब एक क्यूरियोसिटी पैदा करना। अच्छा। हाँ, सोचिए ना, अगर आप फोन पर ही सब कुछ विस्तार से समझाने लगेंगे तो फिर वो आपसे मिलना क्यों चाहेंगे? फोन का काम है मीटिंग फिक्स करना, पॉलिसी बेचना मीटिंग का काम है। ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर ये जिज्ञासा, ये क्यूरियोसिटी कैसे पैदा की जाए? क्या इसके लिए कुछ खास तरीके या हुक्स होते हैं? हाँ, बिल्कुल। इन्हें क्यूरियोसिटी हुक्स कह सकते हैं। इनका मकसद होता है क्लाइंट को इतनी जानकारी देना कि उनकी रुचि जगे, लेकिन पूरी जानकारी नहीं देना, ताकि वो और जानने के लिए मिलने को तैयार हों। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं, एलआईसी ने एक नया प्लान लॉन्च किया है जो मैच्योरिटी के बाद भी लाइफ टाइम इनकम दे सकता है। मैं आपसे मिलकर इसे विस्तार से समझाना चाहूंगा। अच्छा। या फिर मिस्टर वर्मा, आपकी कवरेज तो अच्छी है, पर शायद एक ऐसा फायदा है जो आप मिस कर रहे हैं, और वो आपके मौजूदा प्लान में ही मिल सकता है।
ओह, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, या ये भी कह सकते हैं, मेरे कई क्लाइंट्स ने हाल ही में अपना प्लान अपग्रेड किया और लगभग 2 गुना टैक्स बेनिफिट पाया। क्या मैं आकर बता सकता हूँ ये कैसे मुमकिन है? मतलब फायदे की एक झलक दिखानी है, पूरी फिल्म नहीं दिखानी। बिल्कुल सही समझा आपने। जितनी ज्यादा उत्सुकता आप पैदा कर पाएंगे, अपॉइंटमेंट मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। लक्ष्य जानकारी देना नहीं, मिलने की इच्छा जगाना है। बहुत अच्छे। मैंने एक 3C फॉर्मूला के बारे में सुना है, कनेक्ट, केयर, कंफर्म। क्या आप इसे समझा सकती हैं? ये बातचीत को सफल बनाने में कैसे मदद करता है? हाँ, ये 3C फॉर्मूला ये बातचीत को एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा देता है। पहला C है कनेक्ट, मतलब बातचीत की शुरुआत सहानुभूति और सच्ची आवाज से करें। आवाज में ईमानदारी झलकनी चाहिए, बनावटीपन नहीं। दूसरा C है केयर। इसका मतलब है क्लाइंट के प्रति, उनके परिवार या उनके लक्ष्यों के प्रति सच्ची रुचि दिखाना। जैसे बीच में पूछ लेना कि आपके बेटे का कॉलेज कैसा चल रहा है, या आपकी बेटी की शादी की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं। इससे बातचीत सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहती, थोड़ी मानवीय बनती है, पर्सनल टच आता है। और तीसरा C, कंफर्म। हाँ, तीसरा C है कंफर्म, यानी बातचीत को एक स्पष्ट अगले कदम, एक क्लियर नेक्स्ट स्टेप के साथ खत्म करना। यहां हमारा मकसद है अपॉइंटमेंट फिक्स करना। सारी बातचीत का निचोड़ यही है कि मीटिंग तय हो जाए। लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए पूछते समय अक्सर लोग हिचकिचाते हैं। लगता है कि कहीं क्लाइंट मना न कर दे या दबाव महसूस न करे। तो ये कंफर्म वाला स्टेप आसानी से कैसे करें? हाँ, ये दिक्कत आती है। इसका तरीका है क्लाइंट को ऑप्शन देना और उनके लिए हाँ कहना आसान बनाना। दबाव डालने के बजाय सुविधा का प्रस्ताव रखें। जैसे कि आप कह सकते हैं, मैं कल शाम 5 बजे के आसपास आपके ऑफिस के पास ही रहूंगा। क्या मैं 10 मिनट के लिए आकर आपको ये नया प्लान या अपडेट दिखा सकता हूं? और साथ में ये भी जोड़ दें, देखिए अगर ये आपको ठीक नहीं भी लगता है तो कोई बात नहीं, कम से कम आपको एक नई जानकारी तो मिल ही जाएगी। अच्छा, ये बढ़िया है। हाँ, इस तरह पूछने से क्लाइंट को लगता है कि कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं है और वो आसानी से हाँ कह सकते हैं। ये तरीका वाकई काफी सहज लगता है। अच्छा, अब आते हैं उस स्थिति पर जिससे शायद हर एजेंट गुजरता है, आपत्तियां या ऑब्जेक्शंस। क्लाइंट्स का ये कहना बहुत आम है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, या सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर भेज दो, या फिर अभी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी आपत्तियों से कैसे निपटें बिना बहस किए? हाँ, ये सचमुच एक चुनौती है, लेकिन इसे संभाला जा सकता है, बिल्कुल संभाला जा सकता है। सबसे पहला और सुनहरा नियम है, बहस बिल्कुल ना करें। प्लीज क्लाइंट की बात को सम्मान दें, उनकी स्थिति को समझें, कहें जी बस समझ सकता हूं या आपकी बात सही है। उनकी बात से सहमति जताने के बाद अपनी बात को एक नए तरीके से, यानी रीफ्रेम करके पेश करें। रीफ्रेम करना, ये कैसे करते हैं? कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। मान लीजिए क्लाइंट कहता है, मेरे पास समय नहीं है। आप कह सकते हैं, मैं समझ सकता हूं मिस्टर गुप्ता, आजकल समय की कमी तो सभी को है। सच कहूं तो मेरे ज्यादातर क्लाइंट्स भी मिलने से पहले ऐसा ही सोचते थे। अच्छा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये प्लान सिर्फ 10 मिनट में कैसे काम करता है और उनके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, तो उन्हें खुशी हुई कि उन्होंने समय निकाला। क्या मैं शनिवार या सोमवार शाम को, जब आप थोड़े फ्री हों, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए आ सकता हूं? ये अच्छा तरीका है। और अगर वो कहें व्हाट्सएप पर भेज दो, तो आप कह सकते हैं, जरूर, मैं आपको बेसिक जानकारी व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। लेकिन सच कहूं तो ये एक ऐसा प्लान है जिसे वास्तव में 5 से 10 मिनट के एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। सिर्फ नंबर्स या टेक्स्ट मैसेज इसका पूरा फायदा नहीं बता पाते। क्या हम कल या परसों एक छोटी सी ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट के लिए? इसमें आवाज का लहजा, टोन कितना मायने रखता है? बहुत ज्यादा। आपकी आवाज शांत और आत्मविश्वासी होनी चाहिए, एकदम काम एंड कॉन्फिडेंट। इससे क्लाइंट को भरोसा होता है। ये दिखाता है कि आप उनकी स्थिति समझते हैं, लेकिन आप इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि मिलना क्यों जरूरी है। अक्सर क्लाइंट की पहली आपत्ति असली नहीं होती, वो बस टालने का एक तरीका होता है। सही कहा। आपका शांत और समझदारी भरा जवाब उन्हें दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकता है और अपॉइंटमेंट की संभावना बढ़ा सकता है। ठीक है, मान लीजिए हमने आपत्ति को अच्छे से हैंडल किया, लेकिन क्लाइंट ने फिर भी तुरंत अपॉइंटमेंट नहीं दिया, तो क्या करें? क्या वहीं छोड़ दें? बिल्कुल ही। यहीं पर प्रोफेशनल फॉलोअप का महत्व आता है। अगर पहली कॉल में बात नहीं बनी तो हार मानने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन बाद एक बार फिर संपर्क करें, लेकिन याद रखें, फॉलोअप हमेशा दोस्ताना अंदाज में होना चाहिए, परेशान करने वाला नहीं। फ्रेंडली एंड कंसिस्टेंट। फॉलोअप कॉल कैसी होनी चाहिए? मतलब क्या कहना चाहिए? बहुत छोटा और सीधा, कुछ इस तरह, हाय मिस्टर मेहता, मैं बस रिमाइंडर देने के लिए कॉल कर रहा था। क्या हम इस हफ्ते वो 10 मिनट की मीटिंग फाइनल कर सकते हैं जिसके बारे में हमने बात की थी? जैसा मैंने कहा था, मैं इसे आपके लिए सिंपल और उपयोगी रखूंगा।
कई बार अपॉइंटमेंट्स पहली कॉल पर नहीं बल्कि दूसरी या तीसरी फॉलोअप कॉल पर तय होती हैं। लगातार लेकिन सम्मानजनक तरीके से की गई कोशिश अक्सर रंग लाती है। परसिस्टेंस पेज ऑफ जिसे कहते हैं, और ये आपका प्रोफेशनलिज्म भी दिखाता है। ये तो हुई बातचीत की तकनीकें, लेकिन अपनी प्रगति को नापने के लिए मतलब मेजर करने के लिए भी कुछ करना चाहिए। क्या कॉल्स का रिकॉर्ड रखना फायदेमंद होता है? बिल्कुल। एक कहावत है ना, जिसे आप नाप नहीं सकते उसे आप सुधार नहीं सकते। What gets measured gets managed। अपनी कॉल्स और उनके नतीजों को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि मेहनत किस दिशा में जा रही है और कहां सुधार की जरूरत है। तो किस तरह का रिकॉर्ड रखना चाहिए? क्या रोज का हिसाब रखें? हाँ, एक साधारण सा लॉग बना सकते हैं। रोज कितनी कॉल्स की, उनमें से कितनों ने रुचि दिखाई, कितनों ने अपॉइंटमेंट दी, कितनी मीटिंग सच में हुई और आखिर में कितनी पॉलिसी फाइनल हुई। उदाहरण के लिए आप एक डेली टारगेट बना सकते हैं। रोज 30 कॉल्स, 10 इंटरेस्टेड लोग, 5 अपॉइंटमेंट्स, 3 मीटिंग्स हुई, 1 पॉलिसी भी की। ये आंकड़े आपको अपना कन्वर्जन रेशियो बताते हैं। और इस जानकारी से क्या फायदा होगा? आप अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधार सकते हैं। आंकड़े मतलब डेटा आपको सच्चाई दिखाते हैं और अंदाजों पर निर्भर रहने से बचाते हैं। बिल्कुल। इन सब तकनीकों और ट्रैकिंग के अलावा एक और चीज है जिस पर शायद ध्यान देना जरूरी है। वो है कॉल करते समय आपकी अपनी एनर्जी और उत्साह। इसका कितना असर पड़ता है? ओहो, बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आपकी आवाज का टोन या लहजा आपकी आधी कामयाबी तय कर सकता है। सोचिए, अगर कोई सुस्त, थकी हुई या बेमन सी आवाज में आपसे बात करे तो क्या आपको उनकी बात सुनने में मजा आएगा? दिलचस्पी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक जोशीली, सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरी आवाज सामने वाले में भी एक तरह की ऊर्जा भर देती है। क्लाइंट को यह महसूस होना चाहिए कि आप जो बता रहे हैं उसे लेकर आप खुद उत्साहित हैं। आपकी एनर्जी कॉन्टेजियस होती है। लेकिन लगातार कॉल्स करने, कभी कभी ना सुनने के बाद ये उत्साह बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इसके लिए कोई टिप्स? हाँ, मुश्किल तो होता है, लेकिन कुछ आसान सी चीजें हैं जो मदद कर सकती हैं। जैसे कॉल करने के सेशन से पहले 1-2 मिनट का ब्रेक लें, थोड़ा पानी पिएं, चेहरे पर मुस्कान लाएं। भले ही क्लाइंट आपको देख नहीं सकता, मुस्कुराहट आपकी आवाज में झलकती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अच्छा। हाँ, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य मन में दोहराएं, जैसे हर कॉल मुझे किसी की मदद करने का मौका दे रही है, या मैं एक सफल कॉल करने जा रहा हूं। ये छोटी छोटी बातें आपकी मानसिक स्थिति और ऊर्जा के स्तर पर बड़ा फर्क डाल सकती हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। तो क्या हम संक्षेप में देख सकते हैं कि इन सभी सिद्धांतों को मिलाकर एक कॉल असल में कैसी लग सकती है? मान लीजिए एक नए लीड के लिए और एक पुराने क्लाइंट के लिए। जरूर। एक नए लीड के लिए कॉल कुछ ऐसी हो सकती है। हेलो मिसेस नायर, मैं LIC से आलोक गुप्ता हूं। हमने देखा है आजकल कई परिवार अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए फंड सुरक्षित करने पर ध्यान दे रहे हैं। LIC का एक खास प्लान है जो उसमें मदद कर सकता है। क्या मैं कल शाम आपसे 10 मिनट मिलकर बता सकता हूं कि ये आपके बच्चे के भविष्य के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है? सीधा, सरल। और किसी मौजूदा क्लाइंट के लिए? उनके लिए कॉल थोड़ी अलग होगी, शायद उनकी पिछली पॉलिसी के रेफरेंस में। हाय मिस्टर देशमुख, मैं आलोक गुप्ता LIC से। मैं आपकी पॉलिसी रिव्यू कर रहा था और देखा कि इसे 5 साल हो गए। अच्छा। इसमें कुछ नए बोनस अपडेट्स आए हैं और साथ ही आपके रिटर्न्स को बढ़ाने का एक विकल्प भी आया है। क्या मैं कल या रविवार को आपसे मिलकर इसकी डिटेल्स दिखा सकता हूं? बस 10-15 मिनट लगेंगे। दोनों ही कॉल्स में मुद्दा सीधा है, फायदे पर फोकस है और मिलने के लिए एक स्पष्ट प्रस्ताव है। हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से साफ है कि फोन पर अपॉइंटमेंट तय करना कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि एक सीखा जा सकने वाला हुनर है, स्किल है। अगर संक्षेप में कहें तो कॉल से पहले अच्छी तैयारी, आत्मविश्वास और गर्मजोशी से भरी शुरुआत, फोन पर बेचने के बजाय जिज्ञासा पैदा करना, आपत्तियों को समझदारी और शांति से संभालना, लगातार फॉलो अप करना, अपने नतीजों पर नजर रखना और अपनी एनर्जी बनाए रखना, ये सब मिलकर अपॉइंटमेंट मिलने की दर और बिजनेस ग्रोथ को काफी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। हर सफल LIC एजेंट की एक पहचान होती है, वो लोगों से जुड़ने और बातचीत करने में माहिर होता है। आपका फोन सिर्फ बात करने का एक डिवाइस नहीं है, ये सही इस्तेमाल करने पर आपकी इनकम बढ़ाने वाली मशीन बन सकता है। इसे एक प्रो की तरह इस्तेमाल करना शुरू करें, सही तकनीक और सही सोच के साथ, तो सफलता जरूर मिलेगी। जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज जिन तकनीकों पर हमने बात की
उनमें से वो कौन सी एक चीज है जो उन्हें लगता है कि फोन पर अपॉइंटमेंट लेने में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को पार करने के लिए वो इस हफ्ते कौन सा एक छोटा कदम उठा सकते हैं। आज की चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? आपको कौन सी टिप्स सबसे ज्यादा उपयोगी लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।